जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका एक ठीक ठाक लंबे अंतराल के बाद स्वागत है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जिसमें हम भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं। और ये जो है 10वां एपिसोड है। इसमें हम मौर्य काल के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्न संख्या 47 से लेकर प्रश्न संख्या 91 यानी कि मौर्य काल को खत्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आज का पहला और इस टॉपिक का 47वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर डी बिंदुसार। सही आंसर हो जाएगा बी अशोक। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन है ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल इजी है, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को त्याग दिया उसने। हमें आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न संख्या 49। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? ऑप्शन है ए प्राकृत एवं ब्राह्मणी, बी संस्कृत एवं ब्राह्मणी या फिर सी पाली एवं ब्राह्मणी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए प्राकृत एवं ब्राह्मणी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 50। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस या फिर डी बौद्ध ग्रंथ। सही आंसर हो जाएगा सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल का यानी कि वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है उन्होंने विकास किया था? किस किस चीज़ का भाई? तो एक कह रहा है संस्कृति कला एवं साहित्य का, दूसरा कह रहा है सोने के सिक्के का, तीसरा प्रांतीय विभाजन या फिर चौथा हिंद कुश तक साम्राज्य। ठीक, सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी यानी कि कला संस्कृति एवं कला का इन्होंने विकास किया था, प्रांतीय विभाजन का विकास किया था एवं हिंद कुश तक इन्होंने साम्राज्य को विस्तारित किया था। सोने के सिक्के जो थे मौर्य काल के, ये विशेषता नहीं थी, तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 52। कथन है और उसका रीजन यानी कि कारण है। कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण कह रहा है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शन है ए कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 53। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वे कौन से हैं? ऑप्शन है ए पहला और 10वां, बी पहला और 11वां, सी दूसरा और 13वां या फिर डी दूसरा और 14वां। सही आंसर हो जाएगा सी दूसरा और 13वां शिलालेख जो है संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 54। कथन ए और कथन आर। कह रहा है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरा कथन कह रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ठीक, तो इस प्रकार वही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत है किंतु आर जो है वो सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें भी आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, यानी कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये भी सही है, और दूसरा भी सही है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, और ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 55। कह निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है?
ऑप्शन है ए कालसी में, बी रुमनदेई में, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या फिर डी मास्की। सही आंसर हो जाएगा डी मास्की। ठीक, सही आंसर हो जाएगा डी मास्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश थी, दूसरा कह रहा है ये अखंड है, तीसरा कह रहा है स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है, या फिर डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ये वाला जो कथन है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त या फिर डी दशरथ। सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पहला में दिया है, सूची 1 में दिया है प्रांत और दूसरे सूची में दिया है राजधानी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट मिला देते हैं। सबसे पहला कहा उत्तरापथ, तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। ठीक, तो पहला ए का 1 हो जाएगा। दूसरा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वो सुस्वर्णगिरी थी, तो बी का 2 हो जाएगा। तीसरा है अवंती राष्ट्र, तो सी का हो जाएगा उज्जैनी। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। और चौथा है प्राची, जिसका जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। तो इस प्रकार हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 1 का ए, बी का 2, 3 का सी और 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी या फिर डी बृहत्कथामंजरी। ठीक, तो बृहत्कथामंजरी, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी। सही आंसर हो जाएगा ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी निग्रोथ, सी उपगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी उपगुप्त। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी उपगुप्त। प्रश्न संख्या 61। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी प्लूकार्टो या डी एरियन। सही आंसर हो जाएगा ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। सही आंसर हो जाएगा ए मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए भवन निर्माण अधिकारी को, बी सड़क निर्माण अधिकारी को, सी कृषि विभाग के अधिकारी को या फिर डी माप तौल के अधिकारी को कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा बी सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए गुढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार या फिर डी खोजी। सही आंसर हो जाएगा ए गुढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन है ए महाबली, बी वीरसिंह, सी तिस या फिर डी राणा सिंह। सही आंसर हो जाएगा सी तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए पूर्व, बी परिशिष्ट पर्वन या फिर सी अंग या फिर डी उपांग। सही आंसर हो जाएगा बी परिशिष्ट पर्वन। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 66। किस महीने से मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? ठीक, ऑप्शन है ए फाल्गुन यानी कि मार्च, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फिर पौष माघ। सही आंसर हो जाएगा बी आषाढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आषाढ़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन है ए चोल, मतलब ऑप्शन नहीं है, ये नंबर दिया है, चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, सतई पुत्र,
केरल पुत्र और छठा विष्णु कुंड। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक चोल हो जाएगा, उसके बाद पांड्य हो जाएगा, ठीक, उसके बाद सतीय पुत्र हो जाएगा और केरल पुत्र हो जाएगा। ये जो चार हैं, ये चारों जो थे अशोक के शिलालेख में जातियों का ये उल्लेख मिला है, ठीक, दक्षिण भारत में। तो सही आंसर हो जाएगा कौन कौन, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तब चला जाए, प्रश्न संख्या 68। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख या डी बौद्ध साहित्य। सही आंसर हो जाएगा बी शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बी शिलालेख। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ठीक, ऑप्शन है ए ब्राह्मणी, बी अरमाइक, सी खरोष्टी या फिर डी यूनानी। सही आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मणी। अशोक के काल में ब्राह्मणी लिपि जो थी दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ठीक, ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी बर्मा या फिर डी नेपाल। सही आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। अशोक के जो अभिलेख हैं भारत उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए हैं, किस देश में पाए गए हैं? तो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 71। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में निकाला गया? क्वेश्चन का तो पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन जिस तरह से पूछ रहा है आदमी यही का हार मान जाएगा। ठीक, ऑप्शन है ए मिर्जापुर के समीप चुनार में, बी लौरिया नंदनगढ़, सी वाराणसी के समीप सारनाथ में या फिर डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी में। सही आंसर हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार में। ठीक, कह रहा है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कह रहा है अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो सही आंसर हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी प्लूकार्ट या फिर डी मेगास्थनीज। सही आंसर हो जाएगा डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते, वो लिखना उतने पसंद नहीं करते। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कुणाल। सही आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकोटस से क्या क्या मांगा था? तो अंजीर मांगा था, शराब मांगा था और दार्शनिक मांगा था। तो उस पर एंटियोकस ने अंजीर भेज दिया, शराब भी भेज दिया, लेकिन उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, कहा कि हम लोग दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं, इसलिए उसने दार्शनिक नहीं दिया। सही आंसर इसका हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है ए महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां बृहत शिलालेख या फिर डी 7वां स्तंभ अभिलेख। सही आंसर हो जाएगा सी 13वां बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा हमें पूरी मिलती है, तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 75। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन है ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी सुस्वर्णगिरी या फिर डी तोसली। सही आंसर हो जाएगा ए उज्जैन। बिंदुसार की जब मृत्यु हुई उस समय अशोक जो था उज्जैन प्रांत का गवर्नर था, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन है ए पृथक कलिंग शिलालेख, बी दूसरा बृहत शिलालेख, सी 5वां बृहत शिलालेख या फिर बराबर गुहा लेख। सही आंसर हो जाएगा ए पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि जो सारी प्रजा है क्या है? मेरी संतान है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है ए गिरनार शिलालेख, बी मनसेहरा शिलालेख, सी 5वां बृहत शिलालेख या डी कलिंग का पृथक शिलालेख। तो ये तो ऐसे आपको पता होगा, सही आंसर हो जाएगा डी कलिंग का पृथक शिलालेख।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 78 यानी कि 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शन है ए दूसरा शिलालेख, बी चौथा शिलालेख, सी पांचवा शिलालेख या फिर डी छठा शिलालेख। सही आंसर हो जाएगा डी छठा शिलालेख। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 79 यानी कि 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। ऑप्शन है ए प्रादेशिक राजुक युक्तक, बी राजुक युक्तक प्रादेशिक, सी प्रादेशिक युक्तक राजुक या डी युक्तक प्रादेशिक राजुक। सही आंसर हो जाएगा ए प्रादेशिक राजुक और युक्तक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 80, विष्ठी है क्या है। ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी बेगारी, सी प्रांत या डी जिला। सही आंसर हो जाएगा बी बेगारी। विष्ठी क्या है, एक बेगारी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है किस चीज का। ए एक देवी का, बी एक धार्मिक संप्रदाय का, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय का या फिर डी ऊसर भूमि का। सही आंसर हो जाएगा सी राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था मौर्य काल में उसे क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। ऑप्शन है ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण या फिर डी चैत्य। सही आंसर हो जाएगा ए स्तंभ। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, ए स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। ऑप्शन है ए महास्थान बांग्लादेश तथा सहगौरा उत्तर प्रदेश, बी सहगौरा तथा मस्की, सी महास्थान तथा कालसी तथा डी भाभू तथा सारनाथ। सही आंसर हो जाएगा ए महास्थान बांग्लादेश तथा सहगौरा से यह विवरण मिलता है कि अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण यहाँ से मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। ऑप्शन है ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों या फिर डी महारक्षित। सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी यानी कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 85, अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी, जो कि मनसेहरा भी और शाहबाजगढ़ी दोनों का है, पाकिस्तान में है। तो कह रहा है अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल या फिर डी यूनानी। सही आंसर हो जाएगा ए खरोष्टी। ठीक, पाकिस्तान में मनसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त जो वृहत शिलालेख मिले हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्टी लिपि का। अगला है प्रश्न संख्या 86, कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो भी कौन कौन से भाषा में, तो ग्रीक और अरमाइक। ऑप्शन है ए सारेकुना तथा कंधार, ठीक, कालसी, मनसेहरा या फिर कलिंग। सही आंसर हो जाएगा ए सारेकुना जो कि कंधार में था। यहाँ से द्विभाषा दो भाषाओं में ग्रीक और अरमाई के दो भाषाओं में जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सारेकुना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 14 या फिर डी 15। सही आंसर हो जाएगा डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। ऑप्शन है ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, सी मंत्री और सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी, डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। सही आंसर हो जाएगा ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 89, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। ऑप्शन है ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी
मेसिडोनिया या फिर डी सीरिया। सही आंसर हो जाएगा ए मिस्र। अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। किसके शासनकाल में डायमेकस या फिर डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। डायमेकस जो था बिंदुसार के समय में भारत आया था, तो सही आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, यानी किसमें अशोक का नाम मिला है? ऑप्शन है ए गुर्जरा, बी अहरौरा, सी ब्रह्मगिरी या फिर डी सारनाथ। सही आंसर हो जाएगा ए गुर्जरा। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने 91 क्वेश्चन थे इसमें पूरे इस सेशन में इस पूरे टॉपिक पे इसको मैंने समाप्त किया। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ एक मतलब इसके नहीं क्या इसका अगला जो टॉपिक है उसको लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए।